दोस्तों, शौक एक ऐसी चीज़ है जो आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान के कभी पूरे नहीं हो पाते हैं। इसी शौक को पूरा करने के लिए न जाने कितने राजा महाराजाओं और न जाने कितने नवाबजादों की पूरी संपत्तियां भी खत्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कि खुद राजा महाराजा और नवाबजादे भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी का शौक कभी पूरा नहीं हो पाया है। आज की कहानी में भी एक महिला अपने शौक और अपने जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है कि जिसकी वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाती है और फिर उसके पीछे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। आपको अंदर से झकझोर कर रख देने वाली है कि कोई महिला अपने शौक और अपने जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस हद तक अपने कदम को उठा सकती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर शहर का एक थाना पड़ता है काकादेव। बात कर रहा हूँ मैं 26 फरवरी 2024 की शाम के लगभग 5 बजे के आसपास की। दरअसल इसी काकादेव थाने में एक व्यक्ति पहुँचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम अमित राजपूत है और मैं मतायापुर गांव का रहने वाला हूं। अमित पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे घर के अंदर एक महिला की हत्या कर दिया गया है जिसका नाम है आरती। दरअसल आरती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति राजू कुमार ने किया है। अमित जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस आनन फानन में अमित को लेकर उसके घर पर पहुंचती है, जहां पर पहले से ही काफी तादाद में लोगों की भीड़ मौजूद है। जिस कमरे के अंदर महिला की डेड बॉडी पड़ा हुआ था, उस कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस जब खिड़की के माध्यम से अंदर झांकती है तो फर्श पर उसको एक महिला की डेड बॉडी दिखाई देती है। पुलिस सबके सामने ही दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर कमरे के अंदर प्रवेश करती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। दरअसल उसके शरीर के सारे कपड़े अस्त व्यस्त ही नहीं थे, बल्कि उसके गले पर एक हल्का सा निशान भी दिखाई दे रहा था। पुलिस इस पूरे वारदात के बारे में सबसे पहले मकान मालिक अमित से ही पूछताछ करती है कि तुमको कैसे मालूम चला कि आरती की हत्या कर दिया गया है और उसकी हत्या उसी के पति राजू कुमार ने किया है। पुलिस जैसे ही इस तरह का सवाल अमित से करती है, अमित पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, राजू का एक दोस्त है जिसका नाम है निर्मल श्रीवास्तव, जो विजयनगर में रहता है। दरअसल निर्मल ने ही मुझे बताया है, निर्मल भी वहीं पर मौजूद था। अमित जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ निर्मल को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर निर्मल से आरती की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। निर्मल पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझको खुद राजू ने ही फ़ोन किया था और उसने ही मुझे बताया था कि मैंने अपनी पत्नी आरती की हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी मेरे कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। हालांकि निर्मल जब इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस को निर्मल की बातों पर भरोसा नहीं होता है, इसीलिए पुलिस निर्मल को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही साथ राजू की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। राजू, जो मूल रूप से गोंडा जिले के कटरी बाजार का रहने वाला है। पुलिस जब राजू के नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब राजू की तलाश करते हुए उसके पैतृक गांव गोंडा के कटरी बाजार पर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब राजू के घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि राजू अपना घर छोड़कर फरार हो चुका है। उसके बाद पुलिस राजू की हर जगह पर तलाश करना शुरू ही नहीं करती है, बल्कि साथ ही साथ अपने खबरियों को भी इस काम पर लगा देती है। धीरे धीरे लगभग एक सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजर जाता है, 3 मार्च 2024 को एक खबरी थाने पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राजू रावतपुर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया है। खबरी जैसे ही इस तरह की सूचना देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ रावतपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पर राजू एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इससे पहले
कि राजू वहां से भाग पाता, पुलिस राजू को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर राजू से उसकी पत्नी आरती की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। राजू भी बिना किसी सख्ती या दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राजू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है। आरती, जिसके पिता का नाम है जयशंकर, जयशंकर जो हरदोई जिले के नयपुरवा गांव का रहने वाला है। जयशंकर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटी और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम है आरती। जयशंकर जो मेहनत मजदूरी का काम करता है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता है। आरती जो अपने इलाके से ही पढ़ाई करती है, लेकिन जैसे ही 8वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, घर की माली हालत इतनी काफ़ी ख़राब हो जाती है कि आरती चाहकर भी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद घर में अपने माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। लेकिन आरती जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद जयशंकर अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार जयशंकर को अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से उनको रमेश मिल जाता है। रमेश जो गोंडा जिले के ही रसूलपुर गांव का रहने वाला है। वैसे तो रमेश के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अजय। रमेश जो राजमिस्त्री का काम करता है और लखनऊ में रहता है। हालांकि रमेश जो उम्र में आरती से काफ़ी ज़्यादा होता है। इधर जयशंकर अपनी मजबूरी की हालात को देखते हुए रमेश को पसंद ही नहीं करता है, बल्कि आरती की शादी रमेश के साथ कर देता है। आरती जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है और जब पहली बार रमेश को देखती है, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। आरती शादी कर अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन उसका उसके पति के साथ आरती का मन नहीं लगता है। इधर रमेश जब आरती से शादी कर अपने घर लेकर आता है, उसके कुछ ही महीने के बाद अपने साथ आरती को लेकर लखनऊ चला जाता है और फिर लखनऊ में किराए का एक कमरा लेकर राजमिस्त्री का काम करने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, आरती 2 बच्चों की मां भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, समय के अनुसार रमेश का अपनी पत्नी से दिल भर जाता है। रमेश जो दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करता है, जब घर पर आता है इस प्रकार से थक जाता है कि खाना खाने के तुरंत बाद ही गहरी नींद में सो जाता है। रमेश तो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी आरती की अपनी हसरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। आरती चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती है। रमेश जहां पर अपनी ड्यूटी करता है, वहीं पर रमेश की मुलाकात राजू से होती है। क्योंकि राजू उसी के इलाके का रहने वाला है, इसीलिए राजू और रमेश के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन रमेश के अंदर एक बुरी आदत होती है। दरअसल जब वो शाम के समय अपने घर पर आता है, अक्सर शराब पी कर आता है। लेकिन आरती को उसका शराब पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसीलिए रमेश जब शाम के समय अपने घर पर पहुंचता है, इसी बात को लेकर रमेश और उसकी पत्नी आरती के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी रमेश शराब पीना नहीं छोड़ता है। दरअसल रमेश अक्सर अपने दोस्त राजू के साथ ही बैठकर शराब पीता है, लेकिन ज़्यादातर पैसा राजू ही खर्च करता है। एक दिन रमेश राजू से कहता है कि मैं तुमको दावत दे रहा हूँ और सारे पैसे मैं ही खर्च करूँगा। तुम आज मेरे घर पर आ जाना, शराब भी पिलाऊंगा और तुमको खाना भी खिलाऊंगा। जब अपने घर पर दावत देता है, राजू रमेश के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। शाम के समय जब रमेश के घर पर जाता है और जब पहली बार उसकी पत्नी आरती को देखता है, तो आरती की खूबसूरती देखकर राजू उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। राजू सोच में पड़ जाता है कि रमेश जैसे इंसान को आरती जैसी खूबसूरत औरत आखिरकार कैसे मिल गई। इधर आरती भी जब राजू को पहली बार देखती है, तो देखकर आरती का दिल भी डोल जाता है। दरअसल पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद आरती और राजू अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और फिर दोनों फोन के जरिए बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार राजू और आरती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन आरती और राजू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी रमेश को कभी मालूम नहीं चलता है। उसके बाद राजू अब
आरती से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पर ही जाना शुरू कर देता है। दरअसल शाम के समय जब भी उसके घर पर जाता है, शराब की बोतल ही नहीं लेकर जाता है, बल्कि जब दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं, राजू ज्यादा मात्रा में रमेश को शराब पिला देता है। इधर रमेश जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद राजू रात के समय उसी के घर के अंदर आरती से मुलाकात करता है। जब दोनों की तमन्नाएं पूरी हो जाती हैं, उसके बाद राजू वापस अपने घर पर चला आता है। लेकिन एक दिन रात के समय जब दोनों मुलाकात कर रहे थे, अचानक रमेश की नींद खुल जाती है और रमेश दोनों को काफी आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। रमेश जैसे ही इस तरह का नजारा देखता है, राजू तो वहां से भाग जाता है, लेकिन रमेश अपनी पत्नी की काफी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। जब अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू करता है, आरती भी अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती है। रमेश भी अपनी पत्नी की सारी गलतियों को माफ कर देता है, लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का समय गुजरता है, आरती राजू के बगैर नहीं रह पाती है। दरअसल इधर राजू का भी वही हाल होता है। उसके बाद दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि राजू अब आरती से मुलाकात करने के लिए अक्सर दिन में ही उसके घर पर जाना शुरू कर देता है। इधर आरती जैसे ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज देती है, राजू को अपने घर पर बुला लेती है। लेकिन एक दिन रमेश की जब तबीयत खराब हो जाती है, दोपहर के समय अपने घर पर पहुंचता है और फिर से दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। उस दिन राजू को फटकार ही नहीं लगाता है, बल्कि अपनी पत्नी की फिर से काफी बुरी तरीके से पिटाई करता है और उसके बाद इसी बात को लेकर अक्सर अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, धीरे धीरे आरती को भी अपने पति से नफरत हो जाती है। जब अपने पति को झेल नहीं पाती है, एक दिन राजू से मुलाकात करती है और कहती है कि अगर तुम वाकई में मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझसे शादी कर लो। शादी का प्रपोजल जैसे ही उसके सामने रखती है, राजू भी आरती से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और एक दिन आरती अपने पति को बिना कुछ बताए ही राजू के साथ घर छोड़कर फरार हो जाती है और साथ ही साथ अपने घर पर अपने पति के लिए एक लेटर छोड़ देती है। रमेश जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें आरती ने लिखा था कि मैं राजू के साथ अपनी दुनिया बसाने जा रही हूँ, दोनों बच्चों को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि वो दोनों बच्चे तुम्हारे ही हैं। उसके बाद आरती जब राजू के पास जाती है, राजू आरती को लेकर कानपुर के मतैयापुर इलाके में अमित के घर पर किराए का कमरा ले लेता है और वहीं पर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लगभग 3 साल का समय गुजर जाता है। आरती और राजू एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। राजू भी जितना पैसा कमाता है, सारा पैसा आरती के ऊपर लुटाने लगता है। लेकिन जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है, राजू का दिल भी आरती से भर जाता है। दरअसल राजू चाहकर भी अपने पत्नी के ऊपर पैसे खर्च नहीं करता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर राजू जब कानपुर में आ जाता है, जहां पर वो अपनी नौकरी करता है, वहीं पर राजू की मुलाकात निर्मल श्रीवास्तव से होती है। उसके बाद राजू और निर्मल के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। जैसे ही दोनों के बीच में गहरी दोस्ती होती है, उसके बाद निर्मल भी अब राजू के घर पर आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन निर्मल जब राजू के घर पर जाता है तो उसकी पत्नी आरती को देखकर निर्मल आरती को पसंद कर लेता है। दरअसल जब भी राजू के घर पर जाता है, उसकी पत्नी आरती के साथ काफी हंसी मजाक करने लगता है और हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनकर आरती को भी समझने में देर नहीं लगती है। इधर आरती को जैसे ही एहसास हो जाता है कि निर्मल उसे पसंद करने लगा है, आरती निर्मल के लिए भी अपने दिल का दरवाजा खोल देती है और फिर निर्मल और आरती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, कुछ दिन के बाद इस बात की जानकारी राजू को मालूम चल जाता है। राजू को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके दोस्त निर्मल के साथ उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, राजू अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। दरअसल जब बार बार अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है, आरती अब राजू को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आरती राजू को बिना
बिना कुछ बताए एक दिन चुपके से जाकर निर्मल के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। शादी करने के बाद राजू के साथ ही रहती है और मौका निकालकर निर्मल से भी मुलाकात करती रहती है। लेकिन एक दिन जब निर्मल से मुलाकात करने के लिए जाती है, वहां पर दोनों को राजू देख लेता है। राजू जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, अपनी पत्नी को पकड़कर घर लेकर आता है और फिर अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी की पिटाई करता है, आरती अपने पति को सब कुछ सच सच बता देती है। आरती अपने पति से कहती है कि दरअसल मैंने निर्मल से शादी कर लिया है और अब मैं उसी के साथ ही रहूंगी। बस इतनी सी बात कहकर राजू को छोड़कर निर्मल के पास चली जाती है और फिर निर्मल के साथ विजयनगर इलाके में रहने लगती है। लेकिन आरती जब राजू को छोड़कर निर्मल के पास जाती है, राजू अपने पत्नी की बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हालांकि इसके बावजूद भी आरती को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम निर्मल को छोड़ दो और मेरे पास चली आओ, लेकिन आरती निर्मल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जैसे ही 2 महीने का समय गुजरता है, इधर राजू को जब पूरा भरोसा हो जाता है कि आरती उसके पास वापस आने वाली नहीं है, अब राजू अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है और फिर आरती को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 26 फरवरी 2024 को दोपहर के समय आरती के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मिलने के लिए मेरे पास आ जाओ, उसके बाद मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूँगा। आखिरी बार जब मिलने के लिए कहता है, आरती भी मिलने के लिए तैयार हो जाती है। लगभग 2 बजे के आसपास राजू के पास पहुंच जाती है। दोनों जब कमरे के अंदर बैठकर बातचीत करते हैं, राजू उस वक्त भी आरती को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम निर्मल को छोड़ दो, लेकिन आरती निर्मल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। इसी बात को लेकर राजू इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी की चुन्नी लेकर उसके गले में फंसाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक आरती की सांसें नहीं रुक जाती हैं। जैसे ही आरती की मौत हो जाती है, उसके बाद राजू आरती की डेड बॉडी को उसी कमरे में ही छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाजे पर ताला लगाकर वहां से फरार हो जाता है। साथ ही साथ जब वहां से निकलता है तो निर्मल के नंबर पर फ़ोन कर देता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी मेरे ही कमरे में पड़ा हुआ है। वाकई में राजू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस राजू के बयान पर निर्मल को छोड़ देती है और फिर राजू को अपनी हिरासत में लेकर उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।